आई एम सॉरी, वो वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गई, इसलिए मैंने उसको वहीं से वो उस वीडियो को बंद करके एक नई वीडियो बना दी। तो इसको हम वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या होता है कि बॉडी में मैं ये बता रही थी कि जितनी भी वेन्स है उसमें हर सब जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि अनाक्सीकृत रक्त होता है। लेकिन जितनी भी बॉडी की आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसका एक्सेप्शनल एक जगह पे है कि पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी है, ये इसमें से अलग है। जो आर्टरी यहाँ से निकलकर इसमें जाती है ये है फुफ्फुसीय धमनी। लेकिन यहाँ पे धमनी में यहाँ पे कैसा ब्लड है, यहाँ पे धमनी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये फुफ्फुसी शिरा में यहाँ पे होना चाहिए। शिरा में तो हम बता रहे हैं कि शिरा में तो कहते हैं कि शिरा में हर जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये चीज़ें इसका अपोजिट है। ठीक है, बाकी जगह पे और एक जगह होती है जो हम आगे पढ़ेंगे कि जो प्लासेंटा होता है, जो एक फीटस की ब्लड सप्लाई होती है, उसमें जो अम्ब्लाइकस की जो आर्टरी और वेन होती है उसमें ये अपोजिट चीज़ें होती है। बाकी हर जगह जो होता है ये ऐसा होता है कि अगर कोई हमसे पूछता है कि धमनी में कैसा ब्लड होता है तो हम बताएंगे कि धमनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और शिरा में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अनाक्सीकृत ब्लड होता है, रक्त होता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुसी शिरा इसका अपवाद है। और एक चीज़ और ये होता है कि आर्टरी की जो दीवार होती है वो मोटी होती है। क्यों मोटी होती है? क्योंकि उनको उनसे पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचना होता है, उनमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि उनमें इतना प्रेशर बन सके कि पूरी बॉडी में ब्लड जा सके। तो उनकी दीवारें मोटी होती है, जबकि वेन की दीवारें आर्टरी के कंपेरिजन में पतली होती हैं। देखिए, सारणी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कूपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता स्पष्ट रूप से कूपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं। यानी कि जो हमने बताया कि हायर से लोअर की तरफ जाएगा। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कूपिकाओं की तरफ। चूंकि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो घुलनशीलता है वो ज़्यादा है। अतः विसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। जो विसरण झिल्लिका है मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है, यथा कूपिका की पतली शल की उपकला, और उसके बाद कूपिकाओं की कोशिका की अंतःकला, और उनके बीच स्थित आधारी तत्व जो कि पतली आधारीय झिल्ली का बना होता है। यानी कि जो जिससे एक्सचेंज होना होता है वो 3 लेयर की होती है। ये जो एल्वियोलाई जिसको बोलते हैं कूपिका, जो कि छोटी छोटी हमारे लंग्स में बहुत सारी अंगूर के गुच्छे के जैसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये हमारा लंग्स है। ये हमारा लंग्स है। इसके अंदर ऐसे ऐसे जो ये श्वास नली आती है वो बहुत कई डिवीजन में ऐसे डिवाइड हो जाती है, और इनके सिरों पर ऐसे ऐसे अंगूर नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं कूपिका। इन्हीं से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो एक तो कूपिका भित्ति की शल्की उप है, फिर एक उसके बीच में आधारीय तत्व है, और ये जो है ये रक्त कोशिका की एक अंतःकला इंटरनल जो उसकी लेयर है, और एक बाहरी। ठीक है, तो ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। अब उसके बाद है गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है गैसों का? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का माध्यम जो होता है रक्त होता है। हमें पता है कि पूरी बॉडी में हवा जो है वो जहाँ भी जाना होता है वो ब्लड के साथ जाती है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसे बोलते हैं एनीमिया। सबने सुना होगा जो कहते हैं कि 12 ग्राम खून होना चाहिए, तो किसी को कहते हैं 8 ग्राम खून है, किसी को कहते हैं 7 ग्राम खून है। तो उसको ये क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कम होता है, बेसिकली हीमोग्लोबिन कम होता है। वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम की बात नहीं की जाती बल्कि बात हीमोग्लोबिन की जाती है। तो हीमोग्लोबिन कम होता है, चूँकि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसलिए अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा तो यानी सारे टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, जो ये दिक्कत होती है कि सांस फूलती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि जितना ऑक्सीजन पूरी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए रिस्पायरेशन पे ये जो असर दिखता है वो इसकी वजह से होता है। लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं
द्वारा है, जबकि 70% का बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होती है और लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा द्वारा घुल्ले अवस्था में होता है। वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है ये अब देखेंगे। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लोहयुक्त वर्णक है। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय रिवर्सिबल ढंग से बनकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन करता है। रिवर्सिबल यानी ये वापस फिर जुड़ सकता है, वापस टूट सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं का वहन कर सकते हैं, यानी एक हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन अटैच हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बनना प्राथमिक तौर पर ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित है, यानी आंशिक दाब पे डिपेंड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित करते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव कितना है, हाइड्रोजन और आयन की सांद्रता कितनी है और तापक्रम कितना है, ये ऐसे कारक हैं जो इस पर इफेक्ट डाल सकते हैं। और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को ऑक्सीजन के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्माब वक्र यानी सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होता है। ये देखिए यहाँ पे कर्व दिया हुआ है एक, ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्त का प्रतिशत है। तो ये देखिए ये ऐसे एस शेप का बन रहा है, इसीलिए इसको सिग्मॉइड कर्व कहा गया है। इस वक्र को वियोजन वक्र यानी डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन संबंधन को प्रभावित करने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। कूपिकाओं में जहां उच्च ऑक्सीजन, निम्न कार्बन डाइऑक्साइड, कम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और निम्न तापक्रम होता है, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं। यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन कम होना चाहिए और तापक्रम जो है निम्न होना चाहिए। लेकिन इसी का जब अपोजिट होगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो होगा बाइंड नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, तो इसका अपोजिट चीज़ें होने लगेंगी। इससे स्पष्ट है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बनता है और ऊतकों में वियोजित हो जाता है, यानी वहाँ जाकर टूट जाता है। प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 ml ऑक्सीजन प्रदान करता है, यानी 100 ml ऑक्सीजनित रक्त जो होगा 100 ml वो 5 ml ऑक्सीजन बॉडी को देगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 to 25% के रूप में वहन होता है। बाकी जो होता है ये बाइकार्बोनेट के द्वारा जाता है। ये बंधनीयता बंधन CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है इस पर डिपेंड करती है। ऑक्सीजन इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में क्या होता है कि इससे टिश्यू से क्या होना है, टिश्यू से ऑक्सीजन को वापस जाना है। ऊतकों में उच्च कार्बन डाइऑक्साइड और निम्न ऑक्सीजन की अवस्था होने पर हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है। यानी कि हम लोग ने पहले पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का बंधन होगा। अब चूंकि टिश्यू में उपापचयी क्रियाएं होती हैं, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनता है, तो जब वापस आने लगेगा, जब ब्लड एक बार जाएगा, जब वहाँ से वापस आने लगेगा तो उस पर क्या जुड़ेगा, उस पर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा, क्योंकि ऊतकों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और वहाँ से जुड़ के कहाँ आएगा, कूपिकाओं में आएगा। फिर जबकि कूपिका में क्या होता है, कूपिका में कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और जो ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ये टूट जाएगा और फिर वापस दोबारा ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ हमें एकदम क्लियर पता चल गई। अब है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। यानी कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है उसकी सांद्रता क्या होती है, लाल रक्त कणिकाओं में उच्च होती है, जबकि प्लाज्मा में कम होती है। तो इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या हो रहा है CO2 और H2O, तो कार्बनिक अनहाइड्रेज क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट बना दे रहा है और फिर इधर देखिए ये फिर वापस इसमें टूट गया। ऊतकों में उपचय के कारण कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त RBC यानी रेड ब्लड कार्पसल्स और प्लाज्मा में विस्तृत होते हैं और HCO3 और H+ बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन।
यानी ऊतकों में क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है तो क्या करते हैं कि यहाँ पे ये बना लेते हैं, और उसके बाद जिससे CO2 और H2O बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित ट्रैप्ड और कूपिका तक परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। जैसा कि चित्र 17.4 में दिया हुआ है, प्रति 100 मिलीलीटर विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कूपिका में लगभग कार्बन डाइऑक्साइड की 4 मिलीलीटर मात्रा मुक्त होती है। यानी अगर 100 ml ब्लड है तो कूपिका में लगभग कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पहुंचेगी? 4 ml। अब है श्वसन का नियमन। रेगुलेशन कैसे होता है इसका? तो क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन में जो केंद्र होता है, कहाँ पे इसका सेंटर प्रेजेंट होता है? मेडुला क्षेत्र में। मेडुला क्षेत्र में श्वसन का लय केंद्र विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पोन्स क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत सुधार सकता है। यानी मेन जो हमारा स्थित है मेडुला में, और जो कंट्रोल करता है वो है पोन्स में। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं, और इस प्रकार श्वसन दर रिस्पायरेटरी रेट को प्रतिवर्तित करते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा वो होता है लगभग, अगर हेल्दी है तो पहली बात तो हम 70 to 80 रेंज में लेते हैं, लेकिन फिर भी 60 to 100 भी माना जाता है कि सॉरी, ये मैंने आपको उसका हार्ट का रेट बता दिया, सॉरी, ये रिस्पायरेटरी रेट उसकी बात हो रही है। तो रिस्पायरेटरी जो होता है 12 to 16 मानते हैं कि एवरेज होता है। 1 मिनट में एक नॉर्मल जो हेल्दी मैन है वो 12 से 16 बार सांस लेता है। लय केंद्र के पास एक रसोसबंदी यानी कीमोसेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सके। महाधमनी चाप यानी एओर्टिक आर्क और ग्रीवा धमनी यानी कैरोटिड आर्टरी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकती हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत देती हैं। यानी जो लय केंद्र होता है उसको ये सब चीज़ें कि क्या बॉडी में कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, तो उस हिसाब से वो उस ब्रेन को मैसेज जाता है। अगर देखिए, अगर ऐसा होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें जाहिर सी बात है कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारी जो मसल्स होती है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो फिर हम देखते हैं कि हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। ऐसा खुद से नहीं होता, हम ऐसे सोचते नहीं है कि हम जल्दी जल्दी सांस लें, लेकिन नहीं, हमारे ब्रेन को ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है और हमारे ब्रेन से वो जो सेंटर होता है वो रेगुलेट करता है कि सांस तेज़ चलने लगती है, रिस्पायरेशन तेज़ हो जाता है। तो ये कौन करता है? लय केंद्र करता है, जो पॉन्स में होता है। पॉन्स जो होता है हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। फिर है श्वसन के प्रकार यानी विकार यानी डिसऑर्डर्स कौन कौन से? तो दमा हम जानते हैं। एस्थमा में क्या होता है कि जो श्वास नली होती है वो सिकुड़ जाती है, उसमें उसकी वजह से जो श्वसन होता है वो उसमें अवरोध आने लगता है। श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। फिर है श्वसनी शोथ यानी कि ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो विशेष लक्षण श्वसनी है उसमें सूजन हो जाती है, जलन हो जाती है, जिसकी वजह से खांसी आती है। फिर एक होता है वात स्फीति या इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा क्या है? एक चिरकालिक रोग है, जिसमें क्या होती है जो कूपिका की भित्ति होती है, जो उसकी दीवार होती है, वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो एक्सचेंज होता है वो घट जाता है। तो धूम्रपान जो है इसका एक खास मेन इसका कॉज है। फिर है व्यावसायिक श्वसन रोग यानी ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजीज़। क्या होता है कि जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स या बहुत सारी चीज़ें, पत्थर की घिसाई पिसाई तोड़ने का कार्य होता है, तो वहाँ पे धूल के कण इतना निकलते हैं जिसकी वजह से उनकी शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती। तो जिसकी वजह से ये होता है लंग्स में धीरे धीरे वो डिपॉजिट करने लगता है, जिसमें एस्बेस्टोसिस ये सब आते हैं। जैसे कि इसमें दिया है जिनमें रेशामयता रेशी ऊतकों की प्रचुरता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान होता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुख आवरण का प्रयोग करना चाहिए। मुख आवरण क्या होता है? मुख आवरण होता है मास्क।
जिसका आजकल यूज़ किया जा रहा है। तो ये मास्क का यूज़ इन सभी वर्कर्स को भी करना चाहिए, ताकि जो और वैसे भी जो मास्क का यूज़ होता है, जो आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह इससे भी बचाता है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।